बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, स्कूल में हर बच्चे का ख्वाब यही होता है कि यहां से फारिग होकर ऐसा काम करूंगा कि दुनिया देखेगी। बचपन के सवाल कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे का वो जवाब जो आप किसी को देते नहीं मगर सोचते जरूर हैं। पाकिस्तान में करोड़ों नौजवान हैं, बहुत से सोचते हैं कि अगले बिल गेट्स या मार्क जो है वो बनेंगे, मगर फिर क्या बात है कि पाकिस्तान में कारोबारी जीनियस पैदा नहीं होते। लाखों नौजवान हर साल पाकिस्तान के वर्कफोर्स में शामिल होते हैं और ज्यादातर अपनी सीवी लिए नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं। अपना कारोबार शुरू करने का शायद ही कोई सोचता है। पाकिस्तान में ज्यादातर अवाम क्योंकि नौकरी पेशा है, इसलिए उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी औलाद भी नौकरी ही करे, जिसके लिए वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसी तालीम दिलवाई जाए जो कि आसानी से मार्केट में बिके, मतलब उनको नौकरी आसानी से मिल जाए। लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। पाकिस्तान में इंतहाई कम मिकदार में बच्चों को टेक्निकल तालीम दी जाती है, या ये कह लें कि उनको आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जाता है। आमतौर पर पाकिस्तान में ऑन जॉब ट्रेनिंग ही दी जाती है, जिसके लिए इदारे को अलग से सोर्स अलॉट करना पड़ता है ताकि नए आने वालों को जमीनी हकायक से आगाह करने के साथ साथ उनको सिस्टम के साथ चलने की तरबियत भी दी जाए। पाकिस्तान में भेड़चाल के निजाम ने अब हर तबके जिंदगी को मुतासिर किया, जिसमें तालीम और तरबियत का निजाम भी शामिल है। बच्चों की करियर काउंसलिंग का कोई निजाम नहीं है। हुकूमत ने कारोबारी तबके को जो मुराद दी हैं वो भी सबके सामने ही है। पाकिस्तान के कारोबारी तबका मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी का सा है, लेकिन उसके अपने मसाइल इतने हैं कि उनको संभालना भी एक दर्द सर ही है। आज के प्रोग्राम में हम उन मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन जोया साहब, सीईओ हैं एशियन मीडिया ग्रुप के। उमैर साहब मौजूद हैं, सीईओ हैं डेटिक्स AI कंपनी है उनके। बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आपने वक्त दिया। उमैर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा और आपसे जानना ये चाहूंगा सबसे पहले कि माशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डायनामिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 आपको अवार्ड भी दिया, और मेरा ख्याल है कि यू आर दी ओनली वन के 25 साल की उम्र में माशाल्लाह आपको जो है ये रिकग्निशन मिली है। क्या राज है इसके पीछे इतनी यंग एज में? इस पे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया और अपने शो पे बुलाया। इसके पीछे आई थिंक एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट रही 3 इयर्स की, और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स शामिल होते हैं जिसमें आप कह लेंगे इससे पहले एजुकेशन सिस्टम हुआ, फिर उसके बाद जब कंपनी बनाई तो ऐसे लोगों का जुड़ना टीम में, फिर गाइडेंस है, फैमिली की सपोर्ट है। जैसे आपने भी जिक्र भी किया कि कैरियर काउंसलिंग की कमी होती है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि मैं कैसे अपने कैरियर के अंदर एक्सेल कर सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड माई कंपनी 3 इयर्स बैक, जब मैं 22 साल का था। उससे पहले मैंने इंडस्ट्री के अंदर कुछ टाइम सर्व किया, उसके बाद मैंने अपनी इस कंपनी को स्टार्ट किया, और फिर ये 3 इयर्स की जो जर्नी थी कंपनी की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रिमार्केबल रही कि उसके अगेंस्ट भी मुझे यह डायनामिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला, क्योंकि मेरी जो कंपनी की ग्रोथ रही पिछले 3 सालों के अंदर वो किसी भी स्टार्टिंग कंपनी के हिसाब से बड़ी रिमार्केबल रही। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि बिजनेस के अंदर क्या मुश्किलात आई? हम ये कहते तो हैं कि पाकिस्तान की मैशत का बचाव सिर्फ इसी सूरत हाल के अंदर है कि अगर हम कुछ बेहतर कर जाएं, अगर बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाए, वन विंडो ऑपरेशन इसकी एक मिसाल, और वो सारी जो है वो चीजें हैं। इसमें क्या मुश्किलात आई आपको इन 3 सालों में? अच्छा, इसमें देखें इनिशियली तो बंदा को बहुत ज़्यादा कह लें कि, और इतने यंग एज में जब करता है तो बड़ा डर होता है कि SCCP पता नहीं क्या पला है, और कंपनीज कैसे रजिस्टर होती है, और प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है। तो आई थिंक ऑन लार्ज स्केल हमें इस तरह की चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। तो कंपैरेटिवली चूंकि इनिशियली मैं आई वाज वन ऑफ मतलब मैं अपनी फैमिली में से शायद अकेला था जो इस तरफ आया, तो एक काफ़ी थोड़ा लर्निंग करनी पड़ी कि कंपनीज रजिस्टर होती कैसे हैं, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, और इस तरह की चीज़ें। तो आई थिंक ऑन अ बिगर स्केल जो एक इशू है वो गाइडेंस का है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनीज SCCP किस लिए है। और फिर जो हमारे कुछ चीज़ों पे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इदारे जो है वो उतना फैसिलिटेशन नहीं करते, उनकी वन विंडो जो सिस्टम्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं है। तो आपको अपनी मदद आपके तहत जो है ना ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर उससे जब निकले तो उसके बाद फिर वो एक और चीज़ कि जी आपने रिटर्न फाइल करने हैं, आपने प्रॉफिट्स बताने हैं, FBR के मामलात, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आई थिंक जिस तरह सीखते जा रहे हैं तो शायद चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन इवेंचुअली स्टार्टिंग पे गाइडेंस उस तरह से मौजूद नहीं है। तो लोग ज़्यादा डरते हैं कि ये मामला जो है वो बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो लेकिन जिस तरह आप आगे जाते रहते हैं तो चीज़ें अब जो है वो चीज़ें इस तरह से बेहतर है। लेकिन चूंकि मेरा जो ताल्लुक है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि पेमेंट्स के लिए कोई गेटवे मौजूद नहीं है इधर। पेमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर लेके आना इट्सेल्फ बड़ा चैलेंज है। एक सर्टन अमाउंट तक आती है, फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली उन्होंने किया कि 1% टैक्स ऐड करना शुरू किया जो भी रेमिटेंस आ रही है, और फिर उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया कि आप पहले पैसे लेके आए रेमिटेंस में, और फिर साल के आखिर में कमिश्नर से और उनसे आप टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लें और फिर उसको वापस लें। तो आई थिंक इस तरह की जो चीज़ें अब आई हैं वो थोड़ा सा उसने जो IT इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा शेकी किया है
क्योंकि होता क्या है कि अब मोस्टली कंपनीज की यूएस के अंदर प्रेजेंस भी है, उनकी दुबई के अंदर प्रेजेंस भी है, तो लोगों ने उधर पैसा ज्यादा पार करना शुरू कर दिया इस 1% से बचने के लिए। तो आई थिंक इस तरह की जो पॉलिसीज आ रही हैं ये थोड़ा सा तंग कर रही हैं आईटी इंडस्ट्री को, लेकिन उसके अलावा ना बिगर स्केल आई थिंक ये चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आप स्ट्रेट वे में चलना चाहें, आप ऑनेस्टी के साथ चलना चाहें, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट साइड से अवेयरनेस की चीजें जो है वो कम है। अच्छा, बहुत से हम देखते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत से सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है वो उस तरह से कामयाब नहीं होते, उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में एक जो सबसे बड़ी जो चीज आजकल आपको नजर आ रही होगी कि फ्रीलांसिंग की जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो होता क्या है कि यूनिवर्सिटी में से 21 साल का ग्रेजुएट निकलता है तो वो आते ही फ्रीलांसिंग में लग जाता है। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग इज, आप इस तरह समझेंगे फ्रीलांसिंग के अगेंस्ट अगर आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं तो वो आपके स्किल के ऊपर मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ग्रेजुएट निकलता है अभी तो उसको खुद नहीं पता होता, मतलब वो यूजुअली प्रैक्टिकल है ही नहीं, नो हाउ ही नहीं है आपको। उसके अलावा भी आप ये देखें कि हम फैमिली कल्चर के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर घुसते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी पप्पो का बेटा डॉक्टर था तो हमारी ख्वाहिश भी यही होती है कि हमने कम्पीट करना है। बिल्कुल सही। तो एक तो और अगर वो फूफो का बेटा पैसे भी अच्छे कमा रहा है तो ये तो जो मेजोरिटी इनटेक होता है यूनिवर्सिटीज का, वो लोग पैशन से नहीं आए होते, वो डिफरेंट उससे आए होते हैं। और उसके बाद फिर जब वो निकलते हैं, आते ही जब फ्रीलांसिंग में लगते हैं तो फ्रीलांसिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेसिफिक थिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपसे एक लेमैन एग्जांपल में दूं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल मीडिया चैनल के एक जो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन आपको ये बात तब पता लगेगी मतलब कि जब आप इस सिस्टम के अंदर दाखिल हुए, आपको समझ आइए कि अच्छा मेरे पास एक कैमरामैन की जरूरत भी होती है, मेरे पास मीडिया उसके सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे करने हैं। तो वो जब फ्रीलांसर होता है, मतलब एक ये समझे कि मैं एंकर जो है ना डिग्री करके बन जाऊंगा, तो वो नहीं बन सकता। तो इवेंचुअली होता ही है कि जब वो एक प्रोसेस से गुजरता है देन दे रियलाइज कि अच्छा ये जब मैंने अपना काम करना है तो ये फैक्टर्स हैं जो मुझे होने चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कल को अगर आपको कभी दिल करे कि मैं अपना मीडिया चैनल बनाऊंगा, तो अब आप नाउ यू आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नाउ यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो यू नो कि क्या क्या चीजें इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं। टेक इंडस्ट्री में जो मेजोरिटी लोगों को फेलियर होता है कि वो अचानक उठते हैं एंड दे आर लाइक कि जी अब हम कोई चीज बनाएंगे, तो उनको पूरा इकोसिस्टम की समझ नहीं होती। कि फॉर एग्जांपल अगर टेक की बात करता हूं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करती है, सेल्स की डिपार्टमेंट क्या करती है, टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्निकल बंदा क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम है। ठीक है, तो हमारी टेक फील्ड के अंदर भी कुछ 10 डिपार्टमेंट्स होती हैं जो एक कंपनी को बनाती हैं। ठीक है, तो वो तभी आपको पता लगेगा जब आप कंपनीज के अंदर जाके काम करेंगे। तो आई एडवाइज कि 3 साल एटलीस्ट 3 से 5 साल आप किसी ऐसी कंपनी में जाएं जिसके पास ये पूरी डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो रीजन है फेलियर का वो यही है कि या तो बंदा एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नीश का होता है, फॉर एग्जांपल सेल्स का बहुत अच्छा होता है और वो कहता है जी मैं आप कंपनी बना लूंगा। ठीक है, तो उसको ये रियलाइज करना कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और खुद से भी कंपनीज के अंदर जाके कि फॉर एग्जांपल आप जब एचआर के जो लोग होते हैं कि आप जब कंज्यूमर होते हैं कि अच्छा जब मुझे सैलरी आती है तो सैलरी आने की खुशी, ठीक है, आप उसको महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि मुझे क्या बात जो है वो एचआर करती है तो अच्छी लगती है और क्या बात करती है तो बुरी लगती है। तो कल को जब आप कंपनी के ओनर बनते हैं तो फिर आप अपने डूज एंड डोंट्स खुद ही बना लेते हैं, तो आपकी कंपनी का कल्चर बन जाता है। तो जो हमारी कामयाबी आई थिंक उसके पीछे वजह ये है कि मैंने एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में 1 साल लगाया, उसके साथ फिर मैंने बाहर की कंपनी को स्क्रैच से एस्टेब्लिश होते देखा और मैं उसकी कोर टीम का मेंबर था। अच्छा। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम ग्रोथ कर सके, और मेजोरिटी लोग वो या तो फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं कंपनीज को, ठीक है, या बगैर इस एक्सपीरियंस के स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। अच्छा, आपने टेक समिट में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपने तुर्की में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, और कुछ आई थिंक एक बड़ी अच्छी लाइफ जोनिंग जो है वो टर्किश गवर्नमेंट के साथ बनी, उधर के इकोसिस्टम के साथ बनी, स्टार्टअप के साथ बनी। टर्की जो है वो पाकिस्तान की निस्बत एक बड़ी मार्केट है, अगर हम देखते हैं तो बड़े यूनिकॉर्न्स निकले, तो वो समझ आती है कि क्यों इस तरह की चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकली वो हमसे एडवांस्ड है, और पाकिस्तान भी आई थिंक उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक अच्छा वो था, एक बड़ी कमाल रिट्रीट थी जिसके अगेंस्ट जो है वो उधर की कम्युनिटी को जानने का मौका मिला, उधर के लोगों को जानने का मौका मिला। तो आई थिंक हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी डायरेक्शन में हैं, और हमारे कम्युनिटी से आपको नजर आएगा कि बहुत सारे यूनिकॉर्न्स जो हैं वो निकलेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इकोनॉमी का कितना इम्पैक्ट आया आपके बिजनेस पे, और किस हद तक आप समझते हैं कि किस तरह से चीजें कुछ ठीक होंगी? मैं यासीन जुया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे होते हुए फिर मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। यासीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ये बताइएगा सबसे पहले तो पाकिस्तान में बिजनेस करना सर क्या मुश्किलात आती हैं, और उन मुश्किलात का हल क्या सजेस्ट करते हैं सर? बेसिकली जैसे कि आपने मेरा तारुफ किया है कि मैं एशियन मीडिया ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ जी, और बेसिकली आपने पहले जो हमारे जो प्रीवियस गेस्ट हैं उनसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग द कैरियर काउंसलिंग जी। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल अपनी आज यहाँ पे कोट करूंगा
कि जब मैंने कैरियर शुरू किया आफ्टर माई MBA फ्रॉम एडमसन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की, MBA किया, तो मेरे पास 3-4 चॉइसेस थी कैरियर के लिए। तो मैंने मीडिया को समझा कि अगला फ्यूचर जो है वो मीडिया का है, तो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट टीवी चैनल NTM आ रहा था, मैंने उसको ज्वाइन किया था एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सही। उसमें मुझे ये एडवांटेज हुआ कि पाकिस्तान में जो टेस्टियल की लॉन्च है चैनल की, वो पाकिस्तान की मेरे हाथ से हुई, मैं उसका फाउंडर मेंबर। उसके बाद मैंने पीटी वर्ल्ड ज्वाइन किया एज ए विक्टोरियल जनरल मैनेजर, तो मुझे पाकिस्तान में सैटेलाइट लॉन्च करने का एक्सपीरियंस हुआ और मैंने पीटी वर्ल्ड में विक्टोरियल वर्ल्ड में 3 साल गुजारे। फिर मुझे वर्ल्ड कॉल में एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम करने का मौका मिला, तो पाकिस्तान में मैंने केबल को लॉन्च किया। फिर मैंने सन टीवी में MMDS को लॉन्च किया और पाकिस्तान में पहला मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लॉन्च हुआ, उसका मैं पायनियर मेंबर था। बिल्कुल सही। फिर मैंने IPTV में PTCL स्मार्ट टीवी के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान में IPTV को लॉन्च किया। तो 22 करोड़ लोगों में मैं वाहिद पाकिस्तानी जिसको तमाम इंटरनेशनल मीडिया कैरियर का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान। 2008 में मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपना सेटअप बनाना है और मैंने अपनी कंपनी जिसका नाम हमने एशियन मीडिया, मेरे साथ एक पार्टनर थे, हमने एशियन मीडिया ग्रुप की बुनियाद रखी, जिसमें मेरे पास 4 प्रोजेक्ट थे, जिसमें एडवर्टाइजिंग सेल थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन थी और हमारा एड सेल्स का प्रोजेक्ट था। ये एक्चुअली जो आपने बात की है, पाकिस्तान में जो इशू है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग नहीं है, ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को जॉब डिसाइड करने के लिए, अपना कैरियर डिसाइड करने के लिए कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है, जॉब ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। मैं तो बाय डिफॉल्ट मीडिया में आया और आपने देखा कि पाकिस्तान में मीडिया ने पीक जो है वो टच की और आई एम फॉर्चुनेट कि मैं पिछले 30 साल से इस मीडिया को लेकर चल रहा हूं और मैंने तमाम जो इंटरनेशनल कैरियर है उनमें एक्सपीरियंस किया है और पिछले 12-13 साल से मैं अपना एशियन मीडिया ग्रुप जो है बना रहा हूं। माशाल्लाह। अब आपने जो बात की, जो मेरे जो कलीग के साथ जो आपने क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान में जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इशू क्या आते हैं, तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो सर अवेयरनेस की करनी है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे आपको गाइड किया जाए कि आपने अगर बिजनेस शुरू करना है तो उसके डायनामिक्स क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करनी है, चैम्बर में कैसे करना है, FBR में आपकी कैसे रजिस्ट्रेशन होनी है, आपने सोल प्रॉपर्टीशिप बनानी है, आपने पार्टनरशिप बनानी है और कि आपने जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है। तो ये तमाम चीजों के लिए या तो आपके पास सीनियर जो है वो आपका पार्टनर हो जिसको एक्सपीरियंस हो तो उसको आप ज्वाइन करें, लेकिन एज ए इंडिविजुअल जब आप आते हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही। मुझे एडवांटेज ये हुआ कि मैंने तकरीबन 4-5-6 कंपनियों को पाकिस्तान में टॉप कंपनी को हेड किया था, तो मेरे लिए कंपनी बनाना, उसको एस्टेब्लिश करना, उसके लिए जो उसकी रिक्वायर्ड जो डायनामिक्स है उनको इंश्योर करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अब आप आगे जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो हालात हैं। अच्छा सर, अगर मैं ये हालात के ऊपर आने से पहले सिर्फ इसी का एक आपसे सब क्वेश्चन कर लूं कि ये जो अवेयरनेस की कमी है इसका रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं आप? सर गवर्नमेंट को समझते हैं? ऑब्वियसली ये तो सर गवर्नमेंट का ही ये काम है कि उसमें और आपके जो बिजनेस रेगुलेटरी बॉडीज है जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनका बड़ा रोल है, आपकी SECP का जो है बहुत बड़ा रोल है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है, आपका इन्वेस्टमेंट बोर्ड का है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, फ्लॉरिश करना है, इन्वेस्टमेंट भी तो तब आनी है कि लोकल में यहाँ पे कुछ जमीन हकायत कुछ होंगे, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट खड़े होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी। बाहर वाला आके तो नहीं आगे जो है वो जीरो से कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता। तो वो भी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसी के अंदर से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। तो ये जितनी मैंने इंस्टीट्यूशन बताई है इन सब का इसमें बड़ा की और क्लियरली रोल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, अवेयरनेस क्रिएट करना, फिर जॉब क्रिएशन है, फिर उसके अलावा जो ट्रेनिंग है, ये सारे काम। अब जब हमारा ट्वेटा जो है एक ऐसा टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसकी जॉब ये है कि हमारी जो टेक्निकल साइड और वोकेशनल साइड की जॉब रिक्वायरमेंट है उसको वो बीट करे कि हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने लोग चाहिए, हमें IT में कितने चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट वाले में कितने चाहिए, हमें टूरिज्म में कितने लोग चाहिए। तो ये उसका काम है कि वो देखे कि हमारा वो फोरकास्ट करे फ्यूचर अगले 5-10 साल में कि हमने इंडस्ट्री को कहाँ पे लेके जाना है और उसके लिए HR की रिक्वायरमेंट कितनी है और कितने लोग ट्रेन करने हैं।
अनफॉर्चुनेटली हमने प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी यूनिवर्सिटियां बना दी हैं जो ग्रेजुएट जो है वो निकालते जा रहे हैं, और आपको पता है कि उन ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत ज्यादा आगे जॉब अपॉर्चुनिटी, हमें नहीं पता कि हमें कितने MBAs चाहिए, हमें कितने इंजीनियर्स चाहिए, हमें कितने जो है वो HR के लोग चाहिए, कितने हमें प्रोडक्शन के लोग चाहिए। तो ये सारी चीजें ही एक अच्छी गवर्नमेंट है, उसका काम है कि वो नीड ऑफ द आर को देखते हुए जो है वो वहां से जो लोकल जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जो है वो सप्लाई डिमांड कर्व को मेंटेन करें। बिल्कुल सही सर। आप पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करने लगे थे, जी प्लीज। पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान एक हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इसमें इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ पे जो हमें जो इशू आता है वो गवर्नेंस का आता है। जो लोग टॉप पोर्टफोलियो पे बैठे हुए हैं वो जब उस पोर्टफोलियो पे जाते हैं तो वो इंक्लाइन नहीं होते कि उन्होंने ईज ऑफ बिजनेस करना है, उन्होंने फैसिलिटेट करना है, बल्कि यहाँ पे जितना लोग जो है वो ब्यूरोक्रेट या किसी पोजीशन पे आते हैं उतना ही ज्यादा वो डिफिकल्ट हो जाते हैं फॉर द लोअर साइड पे। अब हमारा सबसे पूरी दुनिया में, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि वन विंडो का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये चाइना ने, ये डेवलप कंट्रीज ने दिया कि भाई एक ऑफिस में आपने जाना है, अंडर वन रूफ यू विल गेट ऑल द फैसिलिटी। बड़ी ज्यादती की है, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे टाइमली बताया नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया। आप तो स्टार्ट से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैंने इसलिए काफी ज्यादा एंगेज रखा उमैर साहब को। मैंने कहा शायद अभी आप हमारे साथ मौजूद नहीं है। जी सर, प्लीज प्लीज। तो मेरा सिर्फ इसमें यह है कि देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास ये पूरा राइट है कि वो एवेलुएट करे कि हमारी जो है वो टोटल जॉब रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितने लोग जो है वो ट्रेन सेक्टर में चाहिए, हमें हर सेगमेंट का अलग हमें डाटा पता होना चाहिए कि अगले 5 साल 10 साल की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट को हमने किन इंस्टीट्यूशन से करना है, उनमें लेबर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा एक प्लान है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है, इनको मिलके अगले मुल्क पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको देखना है ताकि उतना HR जो है वो हमें रिक्वायर्ड हो और मिले। अब एक फील्ड में जो रिक्वायरमेंट है वो 100 इंजीनियर्स की है, और अगर हम 500 इंजीनियर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे तो आपको यू कैन वेल इमेजिन कि वो जो 400 इंजीनियर वो कहाँ पे जाके जो है वो एडजस्ट होगा। तो वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो फिर ब्रेन जो है वो आपका यहाँ से जो है वो बाहर माइग्रेट करेगा। तो ये सारे इश्यूज जो है ये गवर्नमेंट लेवल पे देखने की जरूरत है, और मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ आपको कि आपने इस तरह का प्रोग्राम रखा जिसमें इन इश्यूज को भी हाईलाइट किया जाए कि एक इंडिविजुअल को जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है तो उसको क्या इश्यूज जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो फेस हो रहे हैं। बिल्कुल सर। इस प्रोग्राम का सर ये वीक में एक प्रोग्राम करते हैं, वैसे तो हमारी पॉलिटिकल प्राइम टाइम 8 बजे की स्लॉट है, लेकिन चलें कुछ आने वाली जो नस्ल है उसको गाइड कर जाएं, कुछ चीजें हुकामे बाला तक पहुंचा दी जाएं, ताकि हम ये तो सब ये कहते हैं और इस बात का हम अलान जो है वो बात करते हैं कि जनाब बिजनेस कम्युनिटी हमारी वो रीढ़ की हड्डी है, उसी की वजह से मुल्क चल रहा है, तो उसी को मुझे लगता है समटाइम्स के बहुत ज्यादा हमने जो है वो पसे पुश डाला हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे उमैर साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। उमैर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुझे ये बताइएगा, हम जब इनटेक की बात करते हैं, सर ह्यूमन रिसोर्स की भी बात हो रही है, तो आपको भी फ्रेश ग्रेजुएट्स भी चाहिए होते हैं, आप एक्सपीरियंस्ड लोग भी, उसमें क्या मुश्किलात आती हैं, और एक कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो क्या एट्रीब्यूट्स देखना चाह रहा होता है अपने मैनेजर्स में, अपने जो नई टीम आ रही होती है उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, और उसमें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? आई थिंक उसमें एक जो हमारी जो जनरेशन है स्पेसिफिकली शायद उसके कुछ डायनामिक्स में बड़े डिफरेंट हो गए। एक जो सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज आता है वो होता है जल्दबाजी, कि एवरीवन वांट्स टू बी अ मिलियनेयर ओवरनाइट। ठीक है, ये एजुकेशन करवाना बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि आपको जो ग्रोथ है आपकी, आपको जो पैसा कमाना है उसको टाइम लगता है और वो स्किल बाउंड है। तो पीपल थिंक कि भाई एक रात उठेंगे और उसके बाद जो है ना हम अमीर होंगे, तो वो ये जो स्पेसिफिक चीज के पीछे एजुकेशन है वो बड़ा मसला है। दूसरा ये कि क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि कोविड आया उसमें भी आपको मतलब ये तो मीम्स भी बन गई हैं कि जो उसके ग्रेजुएट्स निकले हैं, ठीक है, तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो शायद हो ये रहा है कि लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पैसे के इवज जो है वो करना शुरू किया। तो एक तो ये स्पेसिफिक इशू मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज ने इतना ग्रेजुएट उठाया है, जैसे इससे पहले भी वो बता रहे थे कि लोगों ने इतना मतलब ग्रेजुएट्स निकाल दिया हुआ है, लेकिन क्वालिटी का नहीं है। अब IT की फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो तकरीबन हमारे
40 से 50 हजार ग्रेजुएट जो है वो हर साल निकल रहे हैं, ठीक है। अब उन 40 से 50 आईटी कंपनीज में तो मैंने देखा है कि किसी और कंपनी में टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट मैनेजर की पोस्ट हो या ना हो, आईटी इंडस्ट्री में जरूर होती है, हर वक्त लोग चाहिए होते हैं। अभी जो लम्हा फिक्री है वो ये कि 40 से 50 हजार ग्रेजुएट हर साल निकल रहा है, और लेकिन फिर भी आप जिस सॉफ्टवेयर हाउस से पूछेंगे ना, वो बताएगा कि मेरे पास 15 वैकेंसीज ओपन है, मेरे पास 50 वैकेंसीज ओपन है, मेरे पास 100 वैकेंसीज ओपन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेजुएट निकल रहा है वो क्वालिटी का नहीं निकल अप टू द मार्क नहीं है, और उसका दूसरा उसको जल्दबाजी, मतलब अब होता ही है कि एज अ कंपनी अगर ट्रेन भी करते हैं तो वो 6 महीने में स्विच कर जाता है किसी दूसरी कंपनी में, ठीक है। तो वो एथिकल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इस चीज को, मुझे लगता है इसके अंदर कंपनीज का भी तो रोल है ना। वो जो कंपनीज उनको 6 माह के बाद पैसे इतने ऑफर कर रही हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है कि वो भी कोई एथिकल बात तो नहीं है जी। इसमें बिल्कुल सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि रिसोर्स ऑगमेंटेशन जो है, ठीक है, वो स्पेसिफिकली बहुत इस मार्केट को खराब कर रहा है। अब उसमें होता ही है कि ये कैसे काम करता है कि यूएस के अंदर के रेट्स आपको इधर मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि अब एक रिसोर्स है वो इफ ही इज गेटिंग 100 के पर मंथ, तो दूसरी जो कंपनी जो उसको आउटसोर्स करती है वो उसको 200 के ऑफर कर रही है बैठे हुए, ठीक है। तो वो जो जब इतना शिफ्ट है, हो ये रहा है कि कंपनीज खुद ट्रेनिंग करें न्यू रिसोर्सेज को, वो आपस में जंग बनाई हुई है, आपस में जंग बनाई तो हुई दे है। नीड टू इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग, और उसमें आई थिंक पीएससीबी से लेके पाशा दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस, कि वो कोर्स पूरे निकाल रही हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट आए उस कोर्स के थ्रू, और जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो तभी होगी कि जब क्वालिटी जो ग्रेजुएट्स हैं वो इतने ज्यादा हो जाए कि हमें आपस में ना जंग करनी पड़े। तो उसके लिए एक गेमिंग इंडस्ट्री ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गेम ट्रेन के नाम से, आई मस्ट अप्रिशिएट देम, कि उसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो जुड़े, उन्होंने अपने फंड्स निकाले और उन्होंने एक सेपरेट एंटिटी खड़ी की है जिसका काम है ट्रेन करने लोगों को, ताकि आपस में उन्हें आपस में ना हाँ, वो परेशानी तो ज़्यादा फिर पूरी इंडस्ट्री के लिए ना, किसी एक उसके लिए तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यासीन साहब, सर इकोनॉमी की बात मुझे जरूर पूछनी है आपसे। मुल्क के जो हालात हैं, बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कैसे मामला बेहतर होंगे सर? सर देखिए, पाकिस्तान की तो ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो अभी सर्वाइवल की उस फेस में थी कि ये पेंडेमिक जो है ये आ गया है, और इस पेंडेमिक ने तो डेवलप कंट्रीज है उनको अफेक्ट कर दिया। पाकिस्तान तो फिर डेवलपिंग कंट्री में था और ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट उस इकोनॉमी की सिचुएशन में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन्होंने काफी जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और आपको पता है ये जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उन सारों को बड़ा सीरियस रिसेशन इस वक्त फेस हो रहा है, और पाकिस्तान को भी उसका इम्पैक्ट आया। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बाकी कंट्री से कम जो है वो प्रेशर आया। मैं श्रीलंका की आपको एग्जांपल देता हूँ कि श्रीलंका ने तमाम लग्जरी आइटम की इंपोर्ट को बैन कर दिया है। दैट शो कि उनके पास इतने डॉलर नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सकें अपनी लग्जरी आइटम्स पे। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसका बैलेंस जो है अभी भी वो ठीक जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और पाकिस्तान इस वक्त 34 बिलियन पे अपनी जो है वो एक्सपोर्ट को ले गया है। दैट शोज के बहुत देर के बाद पाकिस्तान इकोनॉमी में कुछ बेहतर इंडिकेटर्स आए हैं। ये 24-25 बिलियन पे रुकी थी, अब ये 32-34 बिलियन पे चले गए। दैट शोज कि अब ये स्लाइटली इंप्रूवमेंट हो रही है। हमें जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया वो हमें सीपेक का भी आया कि सीपेक में जो हमारे साथ प्रोमिसेस थे वो उतने एग्जीक्यूट पाकिस्तान में नहीं हुई, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी। उसका भी एक हुआ क्योंकि हमने बहुत ज्यादा जो है वो डेवलप करनी थी, हमने अपने इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे। इकोनॉमिक जोन की वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस है उसने फ्लोरिश करना था, वहां पे जो है वो ट्रेनिंग सेंटर बनने थे, जो है जॉब क्रिएशन होनी थी, और आपको बहुत बड़ी जो है वो आपको जो है वो बूस्ट मिलनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीछे 1.5 ईयर से कोरोना का भी इफेक्ट आया, और जिस तरीके से फंड जो है वो सीपेक में आने थे उस तरह नहीं पाकिस्तान में आए, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट जो एक फॉरेन चेंज करता है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल सका। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि श्रीलंका जो है ये चाइना ने दोबारा जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। अभी ग्वादर पे मैं बलोचिस्तान होके आया, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड के ऊपर, हमारी जो ग्वादर पोर्ट है उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और जब ग्वादर पोर्ट अगर हमारी डेवलप हो गई तो पूरी दुनिया में 2 या 3 जो है वो डीप वाटर जो है पोर्ट्स है जिनमें पाकिस्तान जो है वो नंबर 3 पे है। तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन पाकिस्तान में इंशाल्लाह आने वाला है। और बलोचिस्तान के अंदर जो मिनरल्स और माइंस का जो अभी और ये जो ज़खायर है उनको भी अब जो है वो बलोचिस्तान गवर्नमेंट हाईलाइट कर रही है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा उमैर साहब के वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट पेंडेमिक के बाद ज्यादा पाकिस्तान के अंदर आया है, आपकी इंडस्ट्री को सूट करता है?
बिल्कुल करता है। देखें, सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आपके 51% ऑफ जो पॉपुलेशन वो फीमेल है, ठीक है। और जो आईटी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा, या किसी भी इंडस्ट्री को चैलेंज आता था कि जो फीमेल स्पेसिफिकली शादी के बाद उनका वापस आना बड़ा मुश्किल था, और उसके बाद जब उनको एक औलाद होती है उसके बाद और ज़्यादा मसला था। तो आई थिंक कि वर्क फ्रॉम होम ने इस स्पेसिफिक फील्ड को बूम इसलिए भी ज़्यादा दिया है कि वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टिल इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक तो ये स्पेसिफिक चीज़ है आई थिंक कि फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेके आ सकती हैं। फिर दूसरा ये है कि चूंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को मिली है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में मेजोरिटी कंपनीज जिनके प्रोसेसेस बहुत अच्छे थे उन्होंने, आप देखेंगे, मैनी टाइम्स ग्रो किए, ठीक है। तो लोग भी खुश हैं, और उससे हो ये रहा है कि उससे जो आपकी ग्रोथ है और आपका रिसोर्स है वो खुश है, आपकी कंपनी ग्रोथ हो रही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक सिर्फ रिमोट वर्क नहीं चल सकता, हमें हाइब्रिड की तरफ जाना पड़ेगा। हाइब्रिड से मतलब ये है कि आप वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपनी वर्क प्लेस पे आएँ, क्योंकि फिर उसके बाद, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल एनिमल भी है, तो अगर वो सिर्फ कह लेंगे जूम के ऊपर कॉल्स कर रहा है, फिर उसके अलावा उसकी इंटरेक्शन कम हो रही है लोगों से, तो वो भी मेरे ख्याल में आई थिंक वो मेंटल प्रॉब्लम्स का एक बाइस है। तो आई थिंक सिर्फ वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट सफिशिएंट, बट अब कंपनीज जो है वो 100% इन हाउस भी नहीं ऑपरेट कर सकती। तो हाइब्रिड जो मॉडल है वो आई थिंक इज द फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यासीन साहब, अरसे से सुनते चले आ रहे हैं इंडस्ट्री एकेडमिया गैप का, और मेरा ख्याल है दोनों एंड से इसको खत्म करने की बात भी की जाती है, लेकिन ये खत्म होता नहीं है। जब हम देखते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स खासकर आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर आते हैं, तो यकीन करें, मैं थोड़ी बोल्ड बात कर रहा हूं, कुछ आता जाता नहीं है, उनको वहीं पर सिखाया जाता है। जैसे कि अभी आईटी की चले बात कर लें, आप वैसे आप फाइनेंस, एचआर, अकाउंट्स की बात कर लें तो उनके अंदर भी, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो सर ये कभी खत्म हो पाएगा ये गैप? कोई इसके अंदर कोई यूनिवर्सिटीज और इदारे कुछ सीरियस इसको लेंगे या इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, अभी जो आपने बात की, ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त एसेट है वो आपकी यूथ है, जो आपका 60%, 65% और टोटल पॉपुलेशन है वो आपका यूथ है, जो 16 साल से लेके 25 साल के दरमियान जो है वो वेरी करता है। ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के पास, और अगर आप उनको प्रॉपर, आपने जो कहा है, देखिए आप हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ग्रेजुएट पैदा कर रही है, वो सीनियर पैदा कर रही है, वो लीडर पैदा नहीं कर रहे। वो ऐसे नहीं उनकी ट्रेनिंग होती कि वो जाएं और वो अपनी जॉब स्पेसिफिक जाके। अब हमारा इशू ये है कि प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा है कि एचआर की जॉब के ऊपर फाइनेंस वाला बंदा बैठा हुआ है, फाइनेंस वाली जॉब के ऊपर एमबीए बैठा हुआ है, एमबीए वाला जो है वो इंजीनियर बैठा हुआ है। तो ये इसलिए है कि पाकिस्तान में अभी जो हमारा कैरियर है वो डिसिप्लिन नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी से इतने ग्रेजुएट आ रहे हैं कि वो ग्रेजुएट भी अपने आप को कंप्रोमाइज कर देता है जॉब लेने के लिए, और एचआर डिपार्टमेंट कंपनी का भी कंप्रोमाइज करता है। जब उसको टैलेंट मार्केट में नहीं मिल रहा था तो वो कंप्रोमाइज कर देते हैं, और वो लेस जो है वो स्किल्ड बंदे को भी उस पोर्टफोलियो पे लेते हैं। उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये प्रोसेस है जिसमें तमाम जो कंपोनेंट है उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। एक भी कंपोनेंट जो है वो अगर प्रॉपर जो है वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा होगा और वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं परफॉर्म करेगा, तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग और प्रोसेस जो मशीन है वो सारी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो पे, और या उसकी लेस प्रोडक्टिविटी होगी। अब हमने जो है वो बहुत ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपने देखा है, हमने जो है वो बना दी है, और धड़ाधड़ जो है वो ग्रेजुएट जो है वो, जैसे उन्होंने कहा, 50-60 हजार ग्रेजुएट जो है वो हर साल निकल के आ रहा है। लेकिन मैंने पहले भी यही कहा है कि हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क में कौन से सेक्टर है जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, और ये जो यूथ और ये जो ग्रेजुएट आ रहे हैं कितने हैं जिनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं, और अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो क्या हम इनको इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं, क्या हम इनका जो है सब्स्टिट्यूट हमारे साथ मौजूद है, कि ये इसी तरह होगा कि फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा। आज से पहले आपको पता है 30 साल पहले हर पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा इंजीनियर बने, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा आर्मी में जाए, तो वो ट्रेंड ही चलता रहा। अब आके आपने देखा कि नए सेक्टर जो डेवलप हुए हैं, आपका आईटी जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया वो आईटी में आया है, आपका टूरिज्म सेक्टर आपका आया, आपका सर्विस इंडस्ट्री ने बहुत ग्रोथ पाकिस्तान में की है। अब इन सेक्टर की हर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट और है। मैं फिर आपको मिसाल दूंगा टूरिज्म की। श्रीलंका का 40% जीडीपी जो है वो टूरिज्म से आता है।
उन्होंने तमाम उनके जो वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है वो 3 मंथ से 6 मंथ के कोर्सेज कराते हैं फॉर टूरिज्म के लिए। अगर आपने टूरिस्ट गाइड बनना है, अगर आपने इवेंट ड्राइवर बनना है, आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है, आपने कोई भी लेनी है जॉब, तो आपको 6 महीने का डिप्लोमा वहां से लेना है और आप क्वालिफाइड होके उस फील्ड में जाएंगे। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट को पता है कि हमें इतने जो है वो ग्रेजुएट इस सेक्टर के लिए चाहिए, और उसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती है, उसी हिसाब से उनको ऑन जॉब वो ट्रेन करते हैं। इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, और इसी वजह से जो कंपनी है वो उनकी जो है वो आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी आती है बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। अच्छा यासिर साहब, ये बताइएगा, अभी की या माजी की हुकूमतों में ऐसी कौन सी हुकूमत आपने देखी जिसने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जो फेवरेबल रही? मेरे हिसाब से तो मैं तो कहूंगा कि नवाज शरीफ दौर जो है वो बड़ा अच्छा रहा। उसकी वजह ये थी कि जो बिजनेस कम्युनिटी थी, क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, वो बहुत खुश थे टैक्सेशन के मामले में। आपकी जो जॉब, जो आपकी कंट्री की ईज ऑफ बिजनेस है, आपकी इन्वायरमेंट है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ये फील करती थी कि जो हमारे गवर्नमेंट के हेड्स हैं या डिसीजन मेकर हैं, उनका तल्लक भी बिजनेस कम्युनिटी से है, और वो बिजनेस के इश्यूज के इन एंड आउट्स को अच्छी तरह जानते हैं, वो मेरिट्स और डिमेरिट्स को जानते हैं, और उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है तो आप मुझे बताएं, आप अपनी जो फसल है उसको कैसे जो है वो मंडी तक लेके आएंगे अगर आपके पास रोड्स ही नहीं है, अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो आप कैसे अपनी जो फसल है उसको प्रिजर्व करेंगे फॉर द नेक्स्ट सीजन, ताकि आपका जो किसान है उसको उसका एडवांटेज हो रहा है। और आपके पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल है वो 80% जो है लोकल प्रोडक्शन होती थी। अब आपको अपने उसके लिए टेक्सटाइल के लिए जो है वो दूसरी कंट्री से जो है वो आपको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ती है। तो ये बिजनेसमैन ही देख सकता है कि मेरी जो इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्शन की कितनी है, अगर कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो कितनी प्रोडक्ट है जो मुझे लोकल प्रोडक्शन से मिल सकती है, जिससे मेरा फॉरेन एक्सचेंज सेव हो सकता है। अब आप देखें ऑयल की मिसाल अगर आपके सामने है कि घी जो है वो 450 रुपए का जो लीटर गया, उसकी वजह क्या है कि हम जो है वो पाम ऑयल जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। अगर हमने आज से 5 साल 10 साल पहले ऑलिव ऑयल के ऊपर जो अभी गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव लिया है, अगर हम 5 साल पहले 10 साल पहले लेते तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये ऑलिव ऑयल हमारा अपना होता और हम लोकल जो है वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते और पाकिस्तान एक बहुत बड़े फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉस कर रहा है उससे ये सेव हो जाता। बिल्कुल ठीक है। आपकी लग्जरी आइटम्स हैं, आप गाड़ी हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन है, आपकी ऐसी है जो प्रीशियस आइटम है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं सम एक्सटेंट कि भाई, क्योंकि आपका जो गैप है बिटवीन जो ट्रेड डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। उसको नैरो करने के लिए एक ही था कि आप अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उनको इंक्रीज करते, अपनी आप जो आपकी जो इकोनॉमी है उसको अगर आपने फ्लॉरिश करना है या अगर आपने अपनी करेंसी को एक सर्टेन लेवल पे लेके आना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास कंट्री में ज्यादा से ज्यादा आ रही हो, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपको कंट्री को ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि कंट्री में जो चलना है वो तो इनकम से चलना है, और आपका जो इनकम है वो अगर 10 रुपए है और आपका खर्चा 80 है तो कैसे आप ब्रेक इवन कर सकते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बहुत जो है वो थोड़ी सी वही हुई है, टाइट सिचुएशन में पाकिस्तान इकोनॉमी, और आई एम श्योर कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो उनकी लीडरशिप हमारी है, वो इस चीज को कंसीडर कर रही है और सेल्फ रिलायंस के ऊपर बात हो रही है। हम अपने जो एक्सपेंसेस है उनको कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी में लॉस है तो आप लविश जो आपके ब्यूरोक्रेट्स और आपकी एलीट है वो नहीं जिंदगी गुजार सकते, उनको बिल्कुल अपने आप को सिंपल लाइफ में लेके आना पड़ेगा और उनको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा रेस्ट ऑफ द नेशन, ताकि कौम को वो एग्जाम्पल बन के दिखाएं कि हमने देखें ये चीजें हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ताकि तमाम कौम को मिलके इस जो इकोनॉमी और जो रिसेशन आया हुआ पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में हम इससे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उमर साहब, शॉर्टली आखिर में पैगाम दीजिएगा इस फील्ड में नए आने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी फील्ड चूज करनी है उनके लिए। थिंक है जी, जैसे आप सबको आइडिया होगा कि आईटी इज ऑन द बूम, और आईटी मेरे ख्याल में फ्यूचर है, क्योंकि सारी जितनी भी चीज़ें हैं, डिजिटलाइजेशन की जो बात होती है, कोई भी ई कॉमर्स के ऊपर सेलिंग की बात हो रही है, फिर कोविड के अंदर आप देखेंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने जैसे बूम किया, तो आई थिंक यही फ्यूचर है। और आई विल इंकरेज मोर ग्रेजुएट्स के, तो वेलकमिंग है कि अगर मैं 25 ईयर्स ओल्ड जो है वो एक कंपनी रन कर सकता हूँ, चला सकता हूँ और कोई एग्जांपल सेट कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में यही वाइड इंडस्ट्री है जो एक तो बगैर कैपिटल के आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपके स्किल के ऊपर बेस्ड है।
आपके एक लगन के ऊपर बेस्ड है, और फिर इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज इस तरह से बेशुमार हैं कि जॉब्स की, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर कंपनी के अंदर नीड है, ठीक है। तो इतनी वेलकमिंग फील्ड है ये, फिर फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली कि अगर आपके कोई आप ऑफिस नहीं भी आ सकते, घर से काम करना चाह रही हैं, तो आप उधर से भी कर सकते हैं। इस तरह मेल हजरात के लिए भी, चाहे आप किसी गांव के अंदर ही रह के सिर्फ आपको नेट चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए और एक आपकी स्किल चाहिए, और शायद मेरे ख्याल में एक पैशन चाहिए कुछ करने का। तो आई थिंक ये एक फील्ड है जिसमें आप आएँ और सब जो है वो इस तरफ मूव करें। और बल्कि हमने तो एक नैरेटिव भी बनाया हुआ कि आईटी में है पैसा। उसके दोस्त, हमारे जो दोस्त हैं आईटी फील्ड के, उन्होंने कुछ एक गाना ये निकाला है, तो उसको सुने ताकि उससे एक आपको नजर आए कि नेक्स्ट जो एक सबसे बड़ी फील्ड इमर्ज होगी वो मेरे ख्याल में आईटी ही होगी। बिल्कुल ठीक है यासीन साहब। सर मैं आपसे भी यही मैसेज चाहूंगा कि आप कुछ यूथ के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ मैसेज जरूर दीजिए। मेरा जो आज का मैसेज यही है कि हमें ड्राइवर चाहिए, हमें पैसेंजर्स नहीं चाहिए, क्योंकि पैसेंजर हमारे पास बहुत हैं, ड्राइवर्स की कमी है। तो हमें ड्राइवर प्रोड्यूस करने हैं जो बड़ी बड़ी ट्रेनों को और बड़े बड़े प्लेन्स को और बड़ी बड़ी बसों को लेके जाएं, क्योंकि वही ड्राइवर होंगे जो इकोनॉमी का आगे लेके जा सकेंगे। क्योंकि हम जो है वो पैसेंजर जो है प्रोड्यूस करने लगे हुए हैं, जो आ रहा है वो आगे पिछली सीट पे आके बैठता जा रहा है, ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही। मेरा आज का मैसेज ये है कि हमें ड्राइवर जो है उनको जो है वो प्रोड्यूस करना है, ताकि वो इस इकोनॉमी को, इस मुल्क को आगे लेके जा सके। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका यासीन साहब, आपने वक्त दिया। उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा ख्याल है कि जो मैसेज दिए हैं आज के सीईओज ने वही कंक्लूजन है। जिस तरह से आईटी के हवाले से बताया, जिस तरह से ड्राइविंग और पैसेंजर की बात बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। इसी के साथ मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।